सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस इज क्लास नंबर 1। सो ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। क्लास 8 में रहता है शायद ना, एडवांस वगैरह में शायद 8 में मिल जाता है, ठीक है। जो भी है, क्लास 8 9 10 में तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक रहता ही है, ठीक है। बट द पॉइंट इज, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा लो लेवल का क्वेश्चन आता है। तो करेंगे हम लोग कुछ, लाइक विल गो टिल मिड लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। एंड मेनली हमको ट्रिगोनोमेट्री का एक छोटा सा पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि उसके क्वेश्चंस ग्रेड 3 वाले पेपर में देखा जाता है। बाकी जो क्लास 12 लेवल वाला पेपर है, या मान लो आसाम पुलिस का कांस्टेबल वाला पेपर है, उसमें बेसिक बस रेशियो, उसका वैल्यूज, ये सभी पूछते हैं। इतना मतलब हार्डकोर नहीं पूछा जाता। सो लेट्स सी, आज देख लेते हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड द कंटेंट, तो पहले वो सारा चीज समझ लेते हैं, बात का तो बाद में देखा जाएगा। चलो, अभी जिन लोगों को मतलब अभी क्लास में जितने भी लोग हैं और आपको जितना भी पता है ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, मतलब अगर पता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं पता है उससे भी ज्यादा अच्छा बात है, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो समझ जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए एकदम बेस लेवल से, स्क्रैच लेवल से फिर से हम लोग समझते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम समझ लेते हैं हम लोग। अब देखो, ये जो है, ये बेसिकली मींस, इट मींस ट्रायंगल, ठीक है, एंड दिस मींस मेजरमेंट। अब ट्रायंगल्स में जितने भी तरीके का जो भी मेजरमेंट होता है, ठीक है, तो ये सारा ग्रीक लैटिन वर्ड से प्रोबेबली आया होगा। तो जितने भी तरीके का, जिस तरीके का भी मेजरमेंट होता है, उसका साइड का, एंगल का हो सकता है, ठीक है, जो भी होगा, तो वही हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब इस चैप्टर में है क्या कि जब ट्रिगोनोमेट्री इन्वेंट किया गया, ठीक है, अचानक तो नहीं आया होगा ना, जब ट्रिगोनोमेट्री इन्वेंट किया गया तो इसमें हमको बेसिकली 3 फंक्शंस दिए गए। अब अगर मैं एकदम कोर डेप्थ में आपको फंक्शन समझाने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप फंक्शन को एक मशीन की तरह मान सकते हो। फंक्शन क्या है? एक मशीन है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा ये हाथ, ये जो मुट्ठी मैंने बनाया, ठीक है, तो ये क्या है? एक मशीन है। इस मशीन में आप जो भी वैल्यू डालोगे, स्क्वायर करके आंसर आएगा। तो जैसे आपने 5 डाला तो इनपुट है ये आपका 5, तो आउटपुट क्या आएगा? 25, ठीक है। आपने 10 डाला तो आंसर क्या आएगा? 100। तो इस तरीके का आप मशीन मान लो कि ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने के लिए 3 मशीन्स का जरूरत है हमको, ठीक है। और वो 3 मशीन क्या है? साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं साइन। साइन को तो साइन ही बोलते हैं क्योंकि वो जो ई होता है वो प्रोनाउंसिएशन में इतना मतलब आता नहीं है हमारे। साइन, कॉस और टेन, ठीक है। देयर आर बेसिकली 3 मशीन्स, मतलब फंडामेंटल 3 मशीन्स, मतलब ओके। अब ये मशीन्स किस तरीके से काम करते हैं वो हम लोग थोड़ा अभी समझ जाएंगे, ठीक है। उन मशीन्स में, जैसे मेरा जो ये वाला मशीन था, इसमें आप नंबर्स इनपुट कर रहे थे, ठीक है, रैंडम वैल्यूज। वहां पे आप क्या इनपुट करोगे? एंगल्स इनपुट करोगे। तो साइन वाला जो मशीन है उसमें आप कुछ एंगल डालोगे, वो आपको कुछ वैल्यू निकाल के देगा। जो 10 वाला मशीन है उसमें आप कुछ एंगल डालोगे, वो आपको एक वैल्यू निकाल के देगा, ठीक है। तो ऐसा है। अब ये सारे मशीन कौन से फॉर्मूले को या कौन से रिलेशन को फॉलो करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं ये मशीन, वो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो वो देखने के लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगा सबसे पहला, ठीक है। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सुना है पाइथागोरस थ्योरम? तो पहले भी हमने शायद, मतलब चैप्टर तो नहीं मिला हमको, बट क्लास में तो जिक्र हुआ ही होगा पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है, स्क्वायरिंग वगैरह करते टाइम या मेंसुरेशन पढ़ते टाइम, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होता है उसका नाम क्या है?
हाइपोटेनस यानी जो टेढ़ा जो साइड होता है, इंक्लाइंड, ऐसा होता है वो, ना वर्टिकल होता है ना हॉरिजॉन्टल होता है, वो होता है ऐसा। तो हाइपोटेनस सॉरी, एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होता है दैट इज हाइपोटेनस, दैट इज द इंक्लाइंड साइड, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर का एडिशन। बाकी दोनों यानी एक हो जाएगा बेस, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यूजुअली किसको बोलते हैं हम लोग, जो स्टैंडिंग है, वर्टिकल है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। बेस किसको बोलते हैं, जो बेस में है, बेस तो बेस ही है, ठीक है। अच्छा, बट अब ट्रिगोनोमेट्री में परपेंडिकुलर और बेस का नोमेनक्लेचर चेंज होने वाला है, ठीक है। इनको समझने का एक दूसरा आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। अभी तक तो हम लोग यही जानते आ रहे हैं कि जो लाइन या जो साइड स्टैंडिंग है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, जो सोया हुआ है, ठीक है, बेस है, वो उसको बेस ही बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब द पॉइंट इज ट्रिगोनोमेट्री मेनली अप्लाई करने के लिए या पाइथागोरस थ्योरम मेनली अप्लाई करने के लिए हमको चाहिए होता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, बट ऐसा नहीं है कि ट्रिगोनोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा, लग सकता, अप्लाई हो सकता है किसी भी तरीके के ट्रायंगल में, बट किसी भी तरीके के ट्रायंगल में जो सिचुएशन है वो सिचुएशन आपको राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं, ऐसे इक्विलेटरल तो नहीं हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये दो इक्वल है, ये अनइक्वल है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिगोनोमेट्री हम लोग अगर अप्लाई करना चाहें, हाँ कर सकते हैं, बट जो सिचुएशन है उसको आपको एटलीस्ट राइट एंगल ट्रायंगल जैसा क्रिएट तो करना पड़ेगा, हवा में नहीं लगा सकते हम लोग आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। सो इससे बहुत सारा डिराइवेशंस होता है, बहुत सारा प्रूफ वगैरह निकलता है। चलो, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो एंगल बी है ये कितना है, ये 90 डिग्री है, राइट। अच्छा, चलो, तो अब यहां पे तीन फंक्शंस लिखे हुए हैं, साइन थीटा, कोसाइन थीटा यानी कॉस थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा यानी टेन थीटा, ठीक है। अब इन तीनों फंक्शंस का बैकग्राउंड समझते हैं कि कैसे काम करते हैं। अच्छा, उससे पहले हमको ये समझना होगा कि जैसे मैंने बोला राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तब परपेंडिकुलर और बेस का मतलब क्या है। नॉर्मली परपेंडिकुलर का मतलब जो वर्टिकल है, बेस जो सोया हुआ है। अब ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एंगल के साथ कनेक्टेड है, यहां पे एंगल का रोल आएगा। देखो, इस साइड को लेके तो किसी के मन में भी कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि ये जो टेढ़ा साइड है ये हमेशा क्या है, हाइपोटेनस है, इसमें परपेंडिकुलर बेस का कोई नाम घुसने नहीं वाला, ओके। अब एंगल के ऑपोजिट जो होगा वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा, और जो रह गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे तो फिर अलग क्या हुआ, ये तो स्टैंडिंग लाइन है वर्टिकल, ये परपेंडिकुलर है, ये सोया हुआ है तो ये बेस है। अब अलग तब होगा ना जब ऐसा कुछ रहेगा, अब बताओ मुझे कि परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो है ये बेस है। समझ में आ गया। तो बेस और परपेंडिकुलर का पहचान होना चाहिए बिफोर आप सारे फंक्शंस का यानी सारे मशीन्स का बैकग्राउंड यानी जो भी रिलेशन बनता है साइड्स के बीच में या कैसे काम करता है वो समझो, ठीक है। ये समझ में आ गया, नाउ वी आर गुड टू गो। तो जो साइन थीटा होता है जिसको हम लोग SINE करके लिखते नहीं है, वैसे ऐसा लिख देते हैं, यह मशीन कैसे काम करता है। देखो, ये वाला है वो मशीन, इसमें मैंने एक इनपुट डाला, क्या डाला मैंने इनपुट, थीटा, ठीक है। और थीटा क्या है, एंगल का नाम है। अब एंगल का नाम XYZ भी हो सकता है, ठीक है, बट एंगल के लिए हम लोग यूजुअली अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ठीक है, ये सब यूज करते हैं। तो अब ये कैसे काम करता है, ये अंदर ही अंदर क्या कर लेता है ना, ये वाला जो मशीन है ये परपेंडिकुलर को
हाइपोटेनस से डिवाइड मार देता है। अब आप बोलोगे क्यों, इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इस मशीन को डिजाइन ही ऐसे किया गया है, आप ऐसा समझो, ठीक है। ऐसे इन सब का तो बहुत डिटेल स्टडी भी होता है, तो अभी के लिए आप लोग ऐसा समझो कि ये मशीन ऐसे ही डिजाइन हुआ है कि ये, इसमें आप कोई भी एंगल डालोगे, सडनली वो, जैसे आपने एंगल सी डाला इसमें, और वो फटाफट चेक कर लेगा कि एंगल के ऑपोजिट क्या है, एंगल के बाजू में क्या है, एंगल और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या आ रहा है, फटाफट वो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड कर लेगा। ये मशीन ऐसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट मशीन कौन सा है, कोसाइन, ठीक है। को का मतलब तो आपको पता ही है, साथ में रहने वाला, ठीक है, जैसे कलीग, कोऑपरेशन, ठीक है, इन सब वर्ड में आपको को दिखेगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये तो साइन के साथ वाला और एक फंक्शन है। तो ये मशीन है, ये इसका इनपुट है। ये क्या करता है, ये फटाफट बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड मार देता है, जगह नहीं होगा यहाँ पे, बेस को ये हाइपोटेनस से डिवाइड मार देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 10, जिसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, tan थीटा। ये क्या करता है, इसको हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करता है, ये परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर देता है। तो वो बचपन में एक लाइन भी सिखाया गया था ना इन सबको याद करने के लिए, याद है वो लाइन, एक सेंटेंस ऐसा, हर एक का फर्स्ट लेटर को लेके, जैसे SPH CBH, हाँ TPB, some people have curly brown hair turns permanently black, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छा। अब सिर्फ ये 3 मशीन ही नहीं है हमारे पास और भी 3 मशीन है, बट वो सारे 3 मशीन फंडामेंटल नहीं है, वो डिराइव्ड है, किससे, इन्हीं तीनों से डिराइव्ड है। अब इन तीनों को आप उल्टा कर दो, बाकी 3 आ जाएंगे। अब कौन सा किसका उल्टा है वो आप मुझे फॉर्मूला देख के बताओ। जैसे सेक थीटा, ये किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, अच्छा। कोसेक किसका उल्टा है, सिन नहीं है, सिन तो तुम करते हो, ठीक है। और लास्ट वाला किसका उल्टा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, कब किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, कब किसको बेस बोलेंगे, ये अब से हम लोग दिमाग में फिक्स करके नहीं रख सकते, ठीक है। कोई और चैप्टर चल रहा हो तो हाँ कैजुअली बोल सकते हैं, तो ये वाला क्या होगा परपेंडिकुलर और ये वाला क्या होगा बेस, ठीक है। अच्छा, बट इस चैप्टर में वी हैव टू गो विद द एंगल, एंगल जो होगा एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, उसके साथ वाला बेस, ठीक है। साथ वाला बेस यानी एंगल के साथ वाला, अब ये वाला बेस नहीं होगा, ये तो सबको पता है कि ये हाइपोटेनस है। चलो, इतना सा बेसिक तो हमने समझ लिया। नेक्स्ट इज कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है, बेसिक स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है। अब इन बेसिक स्टैंडर्ड एंगल्स का आपको वैल्यूज अगर पता हो तो बेटर है, ठीक है। तो ये चार्ट मैं यहां पे रख रहा हूं, चार्ट कैसे रीड करना है वो भी बता देता हूं, बाकी तो वैल्यूज आपको पूरा रट लेना है, ठीक है, क्योंकि इन सब पे छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है।
तो क्या क्या एंगल है? 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो अगर मैं ये सारा एंगल आपको एक क्वाड्रेंट में बता दूं, आगे जाके हम लोग क्वाड्रेंट भी देखेंगे, तो 0 डिग्री ये होगा ना। एंगल कैसे बढ़ता है आपको पता है क्या? एंगल ऐसे बढ़ता है ना, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसा करके एंगल एंगल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अगर मेरा ये वाला लाइन, मान लो ये बेस लाइन है और ये एंगल बता रहा है, ये वाला लाइन इधर ही है, समझ में आया? ये इधर ही है, ये उठा ही नहीं थोड़ा भी, इधर ही है, तो कौन सा एंगल होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये ऐसा है तो मान लो 15 डिग्री है। ठीक है, ये ऐसा है तो 30 डिग्री है, पूरा ऐसा है मिडिल से गया तो 45 डिग्री है, ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। अच्छा, मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ? ऐसे भी तो किया जा सकता है, देखते हैं तो थोड़ा कुछ टूल्स वूल्स का यूज करते हैं भाई, देखते हैं क्या है। अरे भाई साहब, कलर वलर चेंज होता है कि नहीं इसका? कलर शायद चेंज नहीं होगा, ये क्या है भाई? ये कंपास है ना? सॉरी, प्रोटेक्टर है। कंपास, ओ कंपास तो वो वाला है। पूरा बचपन का बात याद आ गया। ठीक है, एनीवेज जो मैंने बोला था कि एंगल ये 0 डिग्री है, एंगल ऐसे करके बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। ठीक है, 3 साल हो गया, आज पहला बार यूज कर रहा हूँ ये। क्या हुआ? कौन सा है? हाँ हाँ, उसका रोल है उसका। एंगल बनाने में, एंगल का आर्क मेजर करने में। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से तो कुछ बेसिक, ये 5 एंगल्स, 5 एंगल नहीं, यहाँ पे 60 डिग्री नहीं बनाया मैंने, 15 तो नहीं चाहिए, सॉरी। तो 0, 30, 45, 60, 90 ये पूरा चाहिए। तो अभी मान लो कि आप 0 डिग्री देख रहे हो। ठीक है, आप 0 डिग्री देख रहे हो तो आपको 10 0 का वैल्यू चाहिए, तो 10 के 10 में आप चलते गए और 0 में आ गए, तो कितना आ गया वैल्यू? 0। आपको चाहिए cos 45 डिग्री, तो cos में आप चलते गए और 45 में आ गए, तो कितना आ गया? cos 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप चार्ट देख लेना, एंड बचपन में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, एंड पूरा वैल्यू सारा याद कर लेना एक बार में। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज, मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि वैल्यूज अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। देयर इज अ टेक्निक कि आप सिर्फ ये दोनों याद कर लो। ठीक है, और भी कुछ टेक्निक है जिससे आपको सिर्फ ये भी याद करने पे हो जाएगा। ठीक है, बट मैं ज्यादा उन सब में नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, हाँ, आप एग्जाम में अगर वैल्यूज निकाल रहे हो देन यू आर वेस्टिंग सम टाइम। ठीक है, तो एग्जाम में हमको वैल्यू निकालना नहीं है, हमको वैल्यू पूरा याद होना चाहिए। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आप सिर्फ ये सीखो। ठीक है, साइन 0, 30, 45, 60, 90, तो ये सीख लिया आपने। 0 के बाद हाफ, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1। इसको पूरा पलटी मार दो इधर, देखो ये आ गया ना 0, 0 के बाद क्या है? हाफ, फिर 1/√2, ये तो सिंपल है, आई मीन सेम है। √3/2 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे हो गया। अच्छा, तो ये भी हो गया। अब ये कैसे आएगा? साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन थीटा होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में लिख दूंगा। तो 0/1 0, यहाँ पे देखो 2 2 कट गया, 1/√3, यहाँ पे सेम है तो 1, यहाँ पे 2 2 कट गया, √3, 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, बस।
बट बात है कि कोई चीज, कोई क्वेश्चन आया, मैं बताऊंगा क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आया, तब आप क्या ये चार्ट बनाओगे, बना के उसको उल्टा करोगे, फिर 10 निकालोगे डिवाइड करके, तो इतना फिर आपको समय नहीं मिल पाएगा। जस्ट इन केस मतलब ऐसा कोई एकदम सिचुएशन आ जाए कि आपको याद ही नहीं आ रहा है वैल्यूज, इसी क्वेश्चन में आप अटक ही गए हो लास्ट के लिए, तो आप ये सारा चीज कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नॉट। अच्छा, बाकी ये सारा कुछ बेसिक स्टैंडर्ड रिलेशंस है, ये हमको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सब बहुत ही आसानी से प्रूफ भी हो सकता है। जैसे साइन थीटा का वैल्यू कितना है, p बाई एच, तो आप बैठाओ यहाँ पे p बाई एच का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, b बाई एच, तो आप बैठाओ यहाँ पे b बाई एच का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड करो तो देखना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता क्या है, एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। हालांकि प्रूफ आने नहीं वाला, बट एक बार अपने हाथों से ये तीनों प्रूफ आप करके देखोगे तो थोड़ा सा खुद में कॉन्फिडेंस भी आएगा और ये तीनों आपका पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला एक बोला था वो मैं लिख देता हूँ। ये वाला मैंने बोला था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। होने को देखो बहुत सारा फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा फॉर्मूला है। अच्छा, नेक्स्ट, अब ये सारा चीज काम में कहां पे आ रहा है, हमको क्वेश्चंस किस तरीके से आएगा, अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा झलक आपको दे देता हूं। एंगल यहाँ पे मैंने नहीं बनाने वाला, रहने दो, ए बी सी। तो मान लो कि क्या बोलूँगा, ये क्या वैल्यू ले सकते हैं, इनसे करते हैं 27, 36, 45, ठीक है। ये निकलेगा, हाँ, 27 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये कैसे है ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में क्लास के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बताने वाला। अच्छा, तो अब मान लो मैंने बोला कि फाइंड कॉस बी प्लस साइन, कॉस बी नहीं, कॉस ए प्लस टेन सी, ठीक है। तो पहले तो मुझे एंगल ए को टारगेट करना पड़ेगा, तो कॉस निकालने के लिए मेरे पास एंगल कौन सा है, ए, तो एंगल ए को टारगेट करूंगा तो फिर मैं इसको क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर बोलूंगा, और इसको क्या बोलूंगा, बेस बोलूंगा, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता था, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कौन सा है 27, क्योंकि ऑपोजिट वाला तो परपेंडिकुलर है ना, तो 27 है डिवाइडेड बाई 45। अब चेंज हो जाएगा, लेकिन अब चेंज हो जाएगा क्या 36, हाँ, ये वाला, ये वाला, ये 36 कैसे होगा, कॉस में तो हाइपोटेनस आता है ना। 10 का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस, बट कौन सा एंगल के लिए बोला है, सी। अब सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है 27, डिवाइडेड बाय बेस क्या है फिर 36। अच्छा, 3, 5, 3, 4 ऐड कर दो, देखो कितना आ रहा है 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 20, सही है, समझ में आ गया। तो कितना आ रहा है आंसर 27 बाई
20। ठीक है। अच्छा, अभी एक्चुअली आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि इतना बड़ा बड़ा वैल्यूज मैंने पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करवा के कैलकुलेट करके कैसे दिया, एक्चुअली मैंने बस ये सोचा था सबसे सिंपलेस्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट यही है, दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 5 स्क्वायर होता है। मैंने इसका एक पाइथागोरस मतलब ट्रिपलेट का मल्टीपल ले लिया, मतलब ये तो सबसे पहला वाला ट्रिपलेट है ना, अब इसके फैमिली में बहुत सारा ट्रिपलेट आएगा, ठीक है। ऐसा फैमिली का हेड बहुत सारा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट में फैमिली का हेड आपको बहुत सारा मिलेगा, जैसे 3 4 5 एक हेड है, हेड यानी फंडामेंटल स्टार्टिंग, 5 12 13 एक हेड है, 5 12 13 इससे कभी भी डिराइव नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब 5 12 13 एक आपको हेड मिल गया, अब इसके फैमिली में आपको बहुत सारा मिलेगा, कैसे, इसका मल्टीप्लाई करते रहो। मैंने क्या किया, इंटू 9 कर दिया, इंटू 9 कर दिया, इंटू 9 कर दिया, तो और एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया 27 36 45। थोड़ी मैंने चेक किया कि 27 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर इज इक्वल टू 45 स्क्वायर होता है कि नहीं, ठीक है। तो आपने एक ट्रिपलेट सुना है 6 8 10, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 36 और 64 100, जो कि किसका स्क्वायर होता है 10। तो 6 8 10 एक्चुअली आया कहां से, 6 8 10 एक्चुअली आया कहां से, रेशियो निकालो, काटो इसको, 3 4 3 4 5 के फैमिली का सेकंड वाला नंबर, मैं सारा नेचुरल नंबर ले रहा हूं, मतलब 3 4 5 इंटू 1 3 4 5 आया, 3 4 5 इंटू 2 6 8 10 आया, 3 4 5 इंटू 3 ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 9 12 15, ठीक है। तो उसका लिस्ट मैं क्लास के एंड में दे रहा हूं आपको, ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन इस तरीके का आएगा। चलो, ये पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, एडीआरई के क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, एकदम हलवा सा लल्लू क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली ये 12 वाले लेवल में आया होगा, ठीक है, मुझे जहां तक याद है। इफ cos थीटा इज a by b then the value of sec थीटा इज, तो sec थीटा एक्चुअली में क्या होता है, cos का उल्टा होता है, तो cos अगर a by b है तो ये क्या होगा, b by a होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख के तो मेरी आत्मा ही मर गई। चलो फटाफट करते हैं, tan 45 डिग्री का वैल्यू बताओ, tan 45 डिग्री। अच्छा, आप लोग ये चार्ट ले लोगे क्या, एक बार फटाफट ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका मोबाइल से, तो एटलीस्ट क्वेश्चन आएगा, वैल्यूज आएगा, आप लोग लिख तो पाओगे। ले लिया, चलो ये ऐसे गूगल में भी मिल ही जाएगा। अच्छा, tan 45 डिग्री कितना, जल्दी चार्ट देख पा रहे हो कि नहीं, यही बस चेक कर रहा हूं, 1 प्लस में cosec 30 डिग्री 2, क्योंकि sin 30 डिग्री कितना है देखो तो, sin 30 1/2 है, तो उसका उल्टा cosec 30 2 है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा भाई, 3 आएगा, बस हो गया। If the value of theta is 30 degree, then the value of tan square theta plus cot square theta, ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू क्या बैठाना है 30 डिग्री, तो बताओ tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, कितना 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर होगा। अच्छा, अब cot 30 डिग्री के लिए चार्ट मत देखो, cot 30 डिग्री तो इसी का उल्टा होगा, कॉल आ रहा है ना एक शायद, नाम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, इसमें कैसे नाम आ गया,
ठीक है, √3 इंटू √3 3 होता है, पता है आप सबको, पता है ये चीज? अच्छा ठीक है, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर 10/3। सब कुछ सफेद सफेद था, अचानक से सब कुछ धुंधला सा लगने लग गया। अब देखो यहाँ पे एंगल नहीं है, यहाँ पे नंबर है। अब दो तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, मैं एक बार देख लेता हूं मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है कि नहीं। नहीं, मैंने नहीं लिया वैसा क्वेश्चन। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे tan थीटा इक्वल टू 1, तब आपको चार्ट के बारे में सोचना है कि tan थीटा 1 कब हो रहा था, कब हो रहा था। हाँ, तो आपको मिलेगा कि हाँ थीटा का वैल्यू क्या है 45, तो वो लोग दे देंगे tan थीटा 1, देन बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कुछ भी सेक थीटा प्लस और भी कुछ कुछ का वैल्यू कितना है। तो आपको तो ये दिया गया था, तो आपने सोचा कि tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, चार्ट याद आया आपको कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री में, एंड देन आपने यहाँ पे 45 डिग्री बैठा है, आंसर निकाल लिया। अच्छा, बट हमेशा क्या चार्ट वाले वैल्यूज ही रहेंगे क्या, ये तो जरूरी नहीं है, ठीक है, हमेशा चार्ट वाले वैल्यूज रहेंगे ये तो जरूरी नहीं है, ऐसे रैंडम वैल्यूज भी तो रह सकते हैं 4/3 वगैरह वगैरह। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जब भी वैल्यूज रहेंगे हमारे पास, विल ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, सिंपल सा बात है। हमको बोला थीटा, थीटा कुछ भी ले लो, ये वाला थीटा मत लेना भाई, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, इसमें से थीटा ले लेना, मैं नीचे वाला प्रेफर करता हूं तो थोड़ा देखने में सही लगता है। अच्छा, अब बोला tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू बोला है 4/3, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है कोई बताओ तो, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर 4 के बराबर है, बेस 3 के बराबर है। तो थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर तो मैं इसको मानूंगा, यानी ये 4 के बराबर है और ये 3 के बराबर है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम पता ही है आपको। अब मैं लगाने नहीं वाला पाइथागोरस थ्योरम, जिस क्वेश्चन में चाहिए होगा उसमें लगा दूंगा, ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है, तो 3 4 और 5। अब आप मुझे बताओ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी 4/5, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, 3/5, तो कितना आ रहा है आंसर 7/5, ठीक है। तो इसलिए मैंने शायद चार्ट वाले वैल्यूज वाला क्वेश्चन दिया ही नहीं, कि यहां पे कहीं पे होगा कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो बताओ थीटा क्या है 30 डिग्री, ठीक है, बट ये सब वैल्यूज तो चार्ट में है, तो हमको तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा। हाँ हाँ, ये तो सीखना ही पड़ेगा, स्कूल में भी तो सीखना पड़ा था, अभी भी सीखना ही पड़ेगा भाई। चलो नेक्स्ट क्या है, cosec थीटा इक्वल टू 25/7। नाउ 25/7 क्या है कि ये हमारे नॉर्मल वैल्यूज में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये 4 और 3 देख के तो मैं पहले ही सोच रहा था कि जो और एक नंबर बचा हुआ है वो 5 ही होने वाला है, ठीक है। चलो, तो हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, हो गया। अच्छा, इसमें परपेंडिकुलर ये वाला है, बेस ये वाला है, और ये वाला हाइपोटेनस है। अच्छा, कोसेक, ठीक है, अच्छा, कोसेक से नहीं सॉल्व करेंगे, रहने दो, फंडामेंटल फंक्शन से करते हैं सॉल्व। कोसेक का उल्टा क्या है, या साइन का उल्टा क्या है, कोसेक, ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू बताओ तो कोई,
7/25। अब साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ कोई। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब इस ट्राइंगल में ये वाला परपेंडिकुलर है तो ये 7 है, ये हाइपोटेनस है तो ये 25 है। अब ये वाला मुझे नहीं पता, तो कैसे निकलेगा बताओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, राइट। अब 25 का स्क्वायर आपको आता है, 7 का स्क्वायर आपको आता है, आप लोग कर लोगे। बट कभी कभार आपके सामने ऐसा रहेगा, जैसे मान लो 72 स्क्वायर माइनस 73 स्क्वायर या 76 स्क्वायर माइनस 73 स्क्वायर, ठीक है। तब आपको 76 का स्क्वायर नहीं निकालना है, 73 का या 2 का स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको फॉलो करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग अलजेब्रा जब पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट ये तो बहुत कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू बी, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो वैसा करके मैं बता देता हूं, ये वाला ए माइनस बी या ए प्लस बी, ए प्लस बी 32 इंटू ए माइनस बी कितना कितना बताओ, तो कितना आ रहा है? 576। 576 किसका स्क्वायर होता है? 28, 24 बेटा, अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है। तो बेस आ गया 24। क्या निकालने दिया था हमको? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर 7 है, बेस 24 है, 7/24, ठीक है। A plus, if angle A plus angle B equal to 90 degree, then 10A into 10B, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक को 90 ले लो, एक को 0 ले लो, हो सकता है ना, ठीक है। बट 0 ऐसे ले सकते हो मैथमेटिकली, मतलब इक्वेशन वाइज ले सकते हो, बट ट्राइंगल का एंगल तो 0 होता नहीं है, ठीक है। मतलब होता है 0 बट वो फिर ट्राइंगल नहीं रहेगा। एंड 10 में आप 0 डिग्री का वैल्यू देखो कितना है, 0 है, और 90 डिग्री का कितना है? अनडिफाइंड है। तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि मैं अगर इसको ऐसा लूंगा तो 0 इंटू अनडिफाइंड क्या आएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके का एक कंफ्यूजन रहता है। तो आप लोग जस्ट टू रिजॉल्व द डाउट आप ऐसा ले लो, 60/30 या 30/60 कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 10/60 डिग्री कितना होता है? √3। और 10/30 डिग्री कितना होता है? तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आंसर? या फिर उससे भी आसान 45/45 ले लो, तो 45/45 लोगे तो 1/1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा 90/0 में भी एक्चुअली वही होता, 10 मान लो इसको मैंने 0 लिया, इसको 90 लिया, तो 10/0 0, 10/90 1/0, तो 0 0 कट जाएगा 1। बट ये ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में, सुनने में भी थोड़ा सा एब्सर्ड लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा वैल्यूज ले सकते हो थोड़ा मिलाने के लिए, मतलब, राइट। cos a इक्वल टू 0.6, चलो करो ये वाला आप लोग करो, इसको पॉइंट हटा के वो कर देना, फ्रैक्शन में लेके आ जाना, ये लास्ट क्वेश्चन जैसा है। कितना आया cos a का वैल्यू, कितना आया जब सिंप्लीफाई किया तो 3/5। तो आसान हो गया, समझ में आ गया कि क्या होने वाला है। cos a इज इक्वल टू 6/10 इज इक्वल टू 3/5,
तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, ट्राइंगल बनाने के एक्चुअली में तो जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि देखो 3 मिल गया, 5 मिल गया, साथ में कौन सा नंबर रहता है? 4 रहता है। तो यानी ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, और 4 है परपेंडिकुलर। ठीक है, सिंपल निकाल सकता हूँ। चलो कर रहे हैं ऐसा तो करते हैं। थीटा है, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। थोड़ा सा सुंदर से लिख देता हूं मैं, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस है 3, हाइपोटेनस 5, तो ये तो 4 होगा ही। अच्छा, टेन थीटा बोला है, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, 4/3। क्लियर है? चलो, और भी बहुत तरीके का ऐसा क्वेश्चंस रहता है। मैं आप लोगों को बस ऐसा ग्लिम्स दे दे के रख रहा हूं कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है, मतलब। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ये चीज देख लेते हैं। ऑल्दो एडीआरई में आई डोंट थिंक कि पूछा जाएगा, आप बोल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन चीज है। बाकी आप बाकी एग्जाम्स अगर देखोगे और इस लेवल का एसएससी का क्लास 10-12 लेवल का एग्जाम देखोगे, तो फिर जो लार्ज वैल्यूज है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पेज आगे पीछे हो गया। अच्छा, इसके लिए हमको क्वाड्रेंट जानना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्लास ऐसा 8-9 में आई गेस वो भी मिलता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पे हमको पता चलता है कि कितना क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है। इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x निगेटिव होता है, उधर y एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर y एक्सिस निगेटिव होता है, इस तरीके का। तो ट्रिगोनोमेट्री में एक ऐसा रूल फॉलो होता है। पहले ये समझ लो, ये समझने से ये हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, कि ऐसे तो 4 क्वाड्रेंट है ही। अब 4 क्वाड्रेंट में ये वाला रूल फॉलो होता है, ASTC, असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ठीक है। तो अब बेसिक हम लोग वही 3 फंक्शन लेके बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं 3 का डिराइव, बाकी 3 तो इनके जैसा ही चलेगा ना, ये फंडामेंटल है तो इनको लेके बात करते हैं। साइन, कॉस, टेन, बाकी 3 इनके पीछे पीछे आता रहेगा। ठीक है, तो ए का मतलब है ऑल आर पॉजिटिव, यानी पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है, यानी कोई एंगल अगर ऐसा करके है, मान लो ये 75 डिग्री एंगल है, तो आप अगर साइन 75 निकालो, कॉस 75 का वैल्यू निकालो, टेन 75 का वैल्यू निकालो, सारा का सारा वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यहां पे एस का मतलब है, यहां पे सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा क्या होगा? निगेटिव। टेन थीटा क्या होगा? निगेटिव। तो कॉस थीटा टेन थीटा अगर निगेटिव है, उसका जो बाकी 2 चमचा है उसका उल्टा, यानी सेक और कॉट, ये दोनों भी क्या होगा? निगेटिव। बट साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का जो चमचा है, जो उसका उल्टा है कॉसेक, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां पे टी फॉर 10, तो 10 पॉजिटिव है यहां पे। ठीक है, अब 10 पॉजिटिव कहने का मतलब है 10 का जो चमचा है उल्टा वाला, वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, बोलो। कोसेक ना, कॉस, कॉस। साइन पॉजिटिव होने से कोसेक निगेटिव कैसे होगा बताओ तो? मान लो साइन थीटा का वैल्यू आया 1/2, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 2/1 आएगा। तो साइन से ही तो ये डिराइव होके आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा क्या? पॉजिटिव ही होगा ना। कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका उल्टा नेगेटिव होता है क्या? तो फिर बेसिक थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ अपना। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, मैंने मतलब इंटरनेट से लिया था ये वाला फोटो। ठीक है, थोड़ा सा सही लगा, बट इतना कुछ हम लोग क्यों याद रखें ना, हम लोग बस साइन को याद रखेंगे, क्योंकि एस फॉर साइन है। अब साइन उल्टा होगा, मतलब साइन अगर पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव होगा ही,
ये तो कॉमन सेंस है। 5 का उल्टा क्या -1/5 हो जाता है क्या? 5 का उल्टा तो 1/5 होता है। अब अगर मैं बोलूं कि -7 का उल्टा क्या है, तो -7 का उल्टा -1/7 होगा। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव निगेटिव तो मेन सोर्स पे डिपेंड करता है। सोर्स अगर पॉजिटिव है, उसका उल्टा करो, कुछ भी करो, वो क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, यहां पे भी 10 के साथ कॉट लिखने का जरूरत ही नहीं है, वो तो पता ही है कि ये पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो यहां पे T फॉर 10, तो tan थीटा इज पॉजिटिव। नेक्स्ट C फॉर cos, तो cos थीटा इज पॉजिटिव। अब देखो cos थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है, तो sin और tan क्या है? निगेटिव है। तो sin और tan का जो उल्टा है, रेसिप्रोकल है, ये दोनों भी क्या होगा? निगेटिव। बट अगर cos पॉजिटिव है, cos का उल्टा यानी रेसिप्रोकल भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला है cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव। बट ये मतलब ऐसा क्वाड्रेंट वाइज लिख लिख के आप याद करोगे तो बहुत दिक्कत है। उन्होंने ज्यादा नाम वाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बस एक एक नाम याद करके रखो। अच्छा, अब यहाँ पे रूल क्या है कि जैसे हम लोग जब बड़े बड़े एंगल्स निकालेंगे, जैसे साइन 300, ठीक है, तो साइन यहां पे दो रूल आएगा। हाँ, बेसिकली साइन 300 को आपको सबसे पहले 90 के मल्टीपल्स में लिखना है। ठीक है, 90 के मल्टीपल्स में। तो जैसे आपने लिखा 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री होगा, इसको लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, अब बात यहां पे आएगा कि अगर साइन का ऑड मल्टीपल आता है, साइन का नहीं, सॉरी, एंगल का, 90 डिग्री का, ये तो ऑड ही आया। ठीक है, ऑड मल्टीपल होने से फंक्शन विल चेंज। कैसे चेंज होगा मैं बताता हूं। और इवन मल्टीपल होने से, अगर आया इवन, इसमें तो नहीं आ रहा है, फंक्शन विल नॉट चेंज। ठीक है, या फिर इवन वाला आप याद ही मत रखो, ऑड होने से चेंज होगा, खत्म है। ऑड होने से चेंज होगा यानी इवन होने से चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे चेंज होगा उस पर हम लोग बाद में जा रहे हैं। ये हो जाएगा हम लोग का पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होगा कि ये जो पूरा एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग प्लस और माइनस लगा देंगे। बस ये दो स्टेप है। ठीक है, चलो अब जो चेंज है उसका चार्ट मैं यहां पे लिख देता हूं। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा। ठीक है, अब इसको लेकिन आप लोग रेसिप्रोकल की तरह मत मानना, ये लेकिन उल्टा नहीं है डायरेक्टली। ऐसे तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है। बट एक खासियत देखा टेन में, टेन अपना साथी का साथ नहीं छोड़ रहा है। रेसिप्रोकल में तो था, ये दोनों तो रेसिप्रोकल है ही, और जब साइन चेंज का बात आता है तब भी ये उसी के साथ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसका आंसर निकालते हैं हम लोग कि अगर यहां पे ऑड मल्टीपल होगा तो फंक्शन चेंज होगा, तो यानी ये साइन क्या बन जाएगा? कॉस। कॉस क्या? जो आपने यहां पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अब आगे प्लस लगेगा कि माइनस? सोर्स देखो, अपना सोर्स जिसमें गए वो नहीं देखना है, जहां से आ रहे हो वो देखना है, साइन थीटा। अब देखो 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 का मतलब है कि एक बार 90, दो बार 90, तीन बार 90,
और फिर 300 डिग्री। ये कौन से क्वाड्रेंट में? ये जो पूरा एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? कॉस, ठीक है। तो आगे एक माइनस लग जाएगा। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होता है? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। आ रहा है समझ में? ठीक है, देख लो कुछ है। हाँ, तो फिर हम लोग ऐसा कर सकते थे 19 × 2 + 30 करेंगे। दो चार वैल्यूज इसके लिए, इसका मैंने क्वेश्चंस नहीं रखा है, हम लोग कुछ कुछ वैल्यूज लेके चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो क्लास 10 में नहीं रहता है, एडवांस में है। ओ था ना, थोड़ा बहुत था, हाँ। कंपाउंड एंगल्स तो नहीं था, जो साइन A+B है ये सब नहीं था ना, ये सब तो 11। बट ऐसे नॉर्मली में उसमें 11-12 में रहता है ना, साइन A+B साइन C+D ऐसा, साइन C+ साइन D वैसा। हाँ, क्वाड्रेंट आ जाता है, क्लास 10 में आ जाता है। हो गया? चलो कुछ और नंबर्स वगैरह लेते हैं हम लोग। तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है, ये तो ऐसे ही है। तो जैसे कुछ भी ले लो, क्या लूं? 210, चलो इसमें 210 ले लेते हैं एक बार। करो करो, सॉल्व करना शुरू करो आप लोग। और एक कोई छोटा सा ले लेते हैं, जैसे 150। तो cos 210 क्या होगा? cos 90 × 2 + 30। अब ये इवन है तो चेंज होगा क्या? ये क्या रह जाएगा? cos 30 डिग्री ही रह जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो 210 है ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना? 90, 90, 180 और 210 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? ASTC, T, यानी 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव है, यानी इसका आंसर तो भाई नेगेटिव में आएगा। सेम आ रहा है इसका आंसर, हाँ वही -√3/2 जो पहले आया था।
इसका देखते हैं, साइन 90 इंटू 5 प्लस 30, तो ये क्या है, ऑड है, ऑड है तो चेंज होगा, चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब 480 डिग्री का मतलब क्या है कि देखो आपने 90 का 360 डिग्री मतलब क्या होता है, यहां तक, ठीक है, 360 डिग्री मतलब यहां तक, 90 का 4 चक्कर हो गया, फिर 5 चक्कर, फिर आगे, तो यहां कहीं पे होगा आपका। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा ये, ठीक है, बस। cos 150, cos 90 इंटू 2 माइनस 30, माइनस में लेते हैं इस बार इसको, क्योंकि माइनस में ज्यादा आसान पड़ेगा ना, क्लोज पड़ेगा। तो इवन है, इवन है तो चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पहला 90 दूसरा 90 से फिर कम, बैक मार रहे हैं हम लोग, यहां पे आके फिर बैक गियर लगा रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, बट ये तो कॉस है तो ये निगेटिव होगा। ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर यही आ गया, √3/2, √3/2, √3/2। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चंस क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि देखते हैं थोड़ा मिक्स प्रैक्टिस में करेंगे, एंड आई डोंट फील लाइक कि शायद देगा कि नहीं देगा, ठीक है, तो प्रैक्टिस में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब क्वेश्चंस को और थोड़ा सा टफ वो लोग कैसे बना सकते हैं कि दिस प्लस दिस हो गया एक क्वेश्चन, समझ में आ गया, इसका वैल्यू निकालो फिर, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा इसके साथ, ये आएगा आंसर। या अगर हमारा तो हर जगह में √3/2 ही आ गया बाय डिफॉल्ट, किसी में हाफ आ रहा होगा, किसी में शायद 2 आ रहा होगा, तो उसमें हमने तो मैक्सिमम ये दोनों ही चेक किया ना, इन दोनों को भी चेक करोगे, इन दोनों को भी चेक करोगे, तो किसी में 1 भी 1 तो नहीं, आई मीन हाफ आएगा, 2 आएगा, ठीक है, इस तरीके का आंसर आएगा। तो वो आएगा तो फिर एक फ्रैक्शन वाला फिगर आएगा आंसर। तो 2-3 वैल्यूज आपको देगा, इंडिविजुअल देने का चांसेस कम है, ठीक है, अगर देना चाहे तो इंडिविजुअल नहीं देगा, मुझे लगता है कि थोड़ा मिक्स करके देगा तो चेक कर पाएंगे ना कि स्टूडेंट को कितना आता है, एक सिंगल देके तो इतना वो उसका नॉलेज चेक नहीं कर पाएंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, दिस इज हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पहले बेसिक एक चीज जान लो, मैं आपको बता देता हूं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसमें तुम हो, ठीक है। चलो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, अब मान लो कि ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक है, ये बड़ा सा कोई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के सामने यहाँ पे रास्ते में 2 लोग खड़े हुए हैं, एक्टा में, ठीक है, ओके। चलो, तो अगर मैं पूछूं कि इस इंसान की आंखों से इस बिल्डिंग को हम लोग कितना एंगल में देख पाएंगे, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए, तो मेरा मुंह एलिवेट हो रहा है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना डोंट यूज द एलिवेटर, ये खराब है, ऐसा, तो एलिवेट हो रहा है, तो एंगल ऑफ, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा कि अब इस बिल्डिंग पे अगर कोई इंसान खड़ा है और वो इंसान खड़ा होकर अगर इसको देख रहा है, ठीक है, नाउ दिस
will be the angle of depression. बट क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब ये भी एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री लाइंस ऑफ एंगल के बाद होता तो सही लगता ज्यादा, ठीक है, बट इतना ज्यादा रोल नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो करा देते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग लाइंस एंड एंगल्स भी करेंगे एक क्लास, जिसमें हम लोग इंटीरियर एंगल्स, फिर एक्सटीरियर एंगल्स, फिर ट्रांसवर्सल के साइड में जो होता है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा ही हो रहा है, आप ये वाला लाइन देखो और ये वाला लाइन देखो, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का एक ट्रांसवर्सल है, इसको ट्रांसवर्स बोला जाता है। तो ये एंगल जितना होगा, ये एंगल क्या उतना ही नहीं होगा, प्रॉपर्टी इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा, तो अब अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि ये इंसान इस इंसान को देख रहा है, ठीक है, ये इंसान इसको देख रहा है, तो ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, बट एक्चुअली हाँ है, बट ये डिराइव कहां से हुआ था, एंगल ऑफ डिप्रेशन से हुआ था, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा चलो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन यही हमको थोड़ा बहुत जानना था, बाकी हमको कुछ हाईफाई और नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे एक वॉल है, ये तो ग्राउंड है, यहाँ पे ये एक वॉल है, तो एक लैडर रखा गया है, लैडर समझते हो, सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी ऐसा रखा गया है जिसमें हम लोग ऐसा करके चढ़ते हैं। तो ये जो लैडर है ये सीढ़ी के साथ ऐसा करके रखा गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टचेस द वॉल, ठीक है, इस पॉइंट का हाइट निकालने बोला है आपको। अब देखो, क्या ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा नजर आ रहा है, ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका हाइट है, h फॉर हाइपोटेनस मत समझ लेना, ये हाइट है, ठीक है। अच्छा, ये लैडर कितना लंबा है, 15 और मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, तो 60 डिग्री कौन सा होगा, ये वाला, तो फिर ये वाला होगा, वॉल के साथ 60 डिग्री क्रिएट करता है, ठीक है। अब बताओ मुझे कौन से मशीन का यूज करना चाहिए, साइन वाला मशीन, कॉस वाला मशीन, या टेन वाला मशीन, सो दैट मैं ये एच निकाल पाऊं। ये जानने के लिए आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि ये 15 क्या है, हाइपोटेनस है, ये क्या है, बेस है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमको निकालने क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट, ये निकालने बोला है। तो हमको परपेंडिकुलर निकालने बोला है और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा मशीन काम करता है, साइन। तो साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसको ना हाइट लिख देता हूं, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो क्या आएगा, हाँ। अब देखो, मैंने जब बोला कि ये परपेंडिकुलर है, सामने से, हाँ, मैंने जब बोला कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है, सामने से किसी ने क्लेम ही नहीं किया कि ये कैसे परपेंडिकुलर होगा, ये कैसे बेस होगा, क्योंकि एंगल तो ऑलरेडी डिफाइंड है। एंगल डिफाइंड नहीं होता तो कोई क्लेम नहीं कर सकता। आप अपना मर्जी से बताओ, अगर एंगल पहले से डिफाइंड है तो ये क्या है,
परपेंडिकुलर, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है एक्चुअली में बेस है, ठीक है। अब बताओ, और ये है हाइपोटेनस, ठीक है। अब बताओ बेस और हाइपोटेनस में कौन सा फंक्शन काम करता है? कॉस। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। cos 60 डिग्री हाफ होता है, बेस कितना है, अच्छा बेस ही तो निकालना है, हाइपोटेनस कितना है 15, ये 15 इधर जाएगा तो बेस का वैल्यू कितना आएगा 7.5। ठीक है, क्लियर है। आपको बस कहानी पढ़ के कहानी बनाना पड़ेगा। एक बार आपने उस कहानी का स्ट्रक्चर बना लिया ना, दैट इज वेरी इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बैक टू बैक 3 क्वेश्चन मैंने लैडर वाला डाला हुआ है, ठीक है, तो वी वोंट वेस्ट अ टाइम। अरे चलो इसमें जो जो मिटाना पड़ेगा मिटाएंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 60। इस बार 60 कौन सा दिया हुआ है? इस बार 60 कौन सा दिया हुआ है बताओ? एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60, ठीक है, ये वाला 60 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो फिर तो पता ही चल गया ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनस। अच्छा, एंड द फुट ऑफ द लेडर, फुट ऑफ द लेडर, ये जो लेडर है, लेडर का पैर, ये होता है लेडर का हेड। हम लोग जब सीढ़ी लगाते हैं तो लेडर के हेड में देखना यूजुअली एक क्लैंप होता है। ऐसे घर होममेड वाले में तो इतना वो नहीं करते हम लोग, बाहर से खरीदते तो क्लैंप होता है ताकि आप इसको कहीं पे टांग पाओ ऐसा, ठीक है। और नीचे होता है इसका फुट। तो जो फुट ऑफ द लेडर है इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल से ये कितना दूर है 9.5, यानी ये बेस दिया हुआ है कितना 9.5। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, लेंथ ऑफ द लेडर निकालना है, यानी क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनस निकालना है। बताओ बेस और हाइपोटेनस में कौन रिलेशन बताता है हमको? अगेन कॉस, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। cos 60 डिग्री हाफ होता है, बेस होता है 9.5 और हाइपोटेनस तो है ही, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम हुआ था ऐसा, तो कितना आएगा आंसर 19 मीटर, ठीक है। सिचुएशन चेंज कर रहा हूं, जस्ट थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन एडीआरई 2022 में आया था, ठीक है। ये ग्रेड 3 के पेपर में था। अ 20 मीटर लॉन्ग लैडर, यानी ये दिया हुआ है, कितना लंबा लैडर है 20 मीटर, इज लीनिंग ऑन ए वर्टिकल वॉल। लीनिंग यानी ऐसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा सुना है ना, ठीक है। तो लीनिंग ऑन ए वर्टिकल वॉल, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, विद द ग्राउंड। कभी बोलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये लेना है, कभी बोलेगा विद द ग्राउंड तो ये लेना है, ठीक है। द हाइट ऑफ द पॉइंट द ladder टचेस द वॉल, द हाइट ऑफ द पॉइंट द ladder टचेस द वॉल। 30 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री ये एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी यही है हमारा हाइट, ये हो जाएगा बेस, ये तो हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो क्या निकालना है मुझे, देखो हाइट निकालना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो हाइट और हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन साइन, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, इसीलिए टेबल आपको याद करना जरूरी है, नहीं तो इस कैटेगरी के क्वेश्चंस में भी तो आप नहीं कर पाओगे ना। परपेंडिकुलर तो निकालना ही है, हाइपोटेनस 20 दिया ही हुआ है, कितना आएगा 10 आएगा आंसर, ठीक है।
तो ये तीनों बैक टू बैक क्वेश्चंस था हाइट एंड डिस्टेंस का लैडर रिलेटेड, जिसमें ज्यादा कुछ तामझाम मैंने नहीं किया। ठीक है, चलो और दो क्वेश्चन करते हैं जिसमें हल्का फुल्का सा मतलब और कहानी है, मतलब ठीक है, एकदम सिंपल नहीं है। चलो देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट A and point B to the top of a building is 30 degree and 60 degree respectively. बनाओ तो चित्र, देखते हैं आप लोग चित्र कैसे बनाते हो। The angle of elevation from point A and point B. एंगल ऑफ एलिवेशन माने গ্রাউন্ড থেকে, एंगल ऑफ एलिवेशन तो নিচের থেকেই হয়, মানে গ্রাউন্ড থেকে বা কোনো মানুষের চোখ থেকে, किसी इंसान के आंख से भी हो सकता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड से भी हो सकता है। टू द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग है, ये तो ग्राउंड है हम लोग का, इस बिल्डिंग का टॉप को देखना है। कहां से देखना है भाई? एक बार ए से देखना है, एक बार बी से देखना है। तो आपने ए से देखा, ए से देखा तो कितना आया? 30 डिग्री। फिर आपने बी से भी देखा तो कितना आया? 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 360। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, सबको चित्र समझ में आ गया? तो इन क्वेश्चंस का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज समझो और चित्र बनाओ। नहीं, क्योंकि देखो जिसका एंगल कम है ना वो दूर होगा, क्योंकि एंगल कम है यानी ज्यादा झुका हुआ है। सिंपलेस्ट एग्जांपल है मूवी हॉल। मूवी हॉल में एकदम फ्रंट का सीट देखते हैं तो एकदम सामने होते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमको अपना सर बहुत उठाना पड़ता है ना, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बी पे जो खड़ा होगा वो बिल्डिंग को देखने के लिए ऐसे नहीं देख पाएगा बिल्डिंग के टॉप को, उसको ऐसा करना पड़ेगा। और जो एकदम पीछे होगा वो यहां से बिल्डिंग को देख रहा है, जो और पीछे होगा वो यहां से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। समझ में आ रहा है? तो एंगल जितना कम है वो उतना कंफर्टेबल है, यानी वो उतना पीछे से आराम से देखेगा। तो इसलिए तो मूवी हॉल में पीछे के टिकट्स का दाम ज्यादा है, सामने के टिकट्स का दाम कम है, क्योंकि सामने डिस्कंफर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि एंगल ज्यादा हो जाता है, राइट? अच्छा अब यहां पे एक चीज देखो, यहां पे भी मार्क कर देते हैं ना, डी मार्क कर देते हैं। इस ट्राइंगल में देखते हैं पहले, इस ट्राइंगल में बीसी निकालते हैं, निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल में बीसी, ठीक है। इस बार थोड़ा सा डायरेक्ट सोचेंगे हम लोग, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया, बैक टू बैक हो गया 3 क्वेश्चन, ओके। ये एंगल दिया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस बोलेंगे, वेरी गुड। तो बीसी निकालते हैं हम लोग खुशी खुशी। तो अब देखो परपेंडिकुलर है और बेस निकालना है, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा मशीन? 10। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 360 डिग्री बाय 360 डिग्री क्यों लिख रहे हो, 360 बाय बीसी। और ये कितना होता है? ये इधर चला जाएगा, अच्छा अभी नहीं जाएगा, चलो मैं पहले वैल्यू लिख देता हूं। √3 इज इक्वल टू 360 बाई बीसी। ये इधर जाएगा, ये इधर, ठीक है। तो बीसी इज इक्वल टू 360 बाई √3 हो गया। अच्छा 360 बाई √3 को थोड़ा काट सकते हैं क्या हम लोग? क्या मैं इसको 120 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3 लिख सकता हूं? एक बार देखो बस, 120 इंटू 3 कितना होता है? 360 होता है, डिवाइड। क्यों मैंने ऐसा किया? सो दैट मैं इस √3 से इसको काट दूं ऐसा। तो ये कितना आ जाएगा? 120 √3। समझ में आ गया?
चलो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है इस पूरे ट्रायंगल को ले रहे हैं, ए डी सी पूरे ट्रायंगल को, सेम 10 60 60 नहीं, इस बार क्या है 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय बेस AC, ये होता है √3, ये होता है 360 बाई AC, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 360 √3। अब मुझे बोला है ये निकाल लें। अब आप सोचो AC का वैल्यू कितना है और BC का वैल्यू कितना है, माइनस करो 360 √3 से 120 √3, 240 √3। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, मतलब 73 चल मान के चलो, ये सब थोड़ा बहुत याद रख लेना आप लोग। √2 इज इक्वल टू 1.412 या 414 ऐसा कुछ, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लो एक बार कितना आएगा, 2480। तो 300 वाला रेंज का तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। ज्यादातर चांसेस है 415 आ रहा है ना, ठीक है, तो बस सही है। क्योंकि 0.3 बचा हुआ है ना, 0.3 अगर करते हम लोग इससे 24 × 3 तो 7 ही कम होता। 415 ही आ रहा है कि 456 आ रहा है, 415 आ रहा है ना, अच्छा हाँ, पॉइंट वो तो चलो रह रहा है, अलग अलग रहेगा। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। A 20-meter tall tower makes an angle of depression of 30 degree with the top of a pole and the angle of depression of 60 degree with the foot of the pole, ठीक है। तो एक टावर है जो 20 मीटर लंबा है, अच्छा अरे यार क्या हो गया, जैकेट का स्लीव क्यों लग जाता है। अच्छा, अब ये जो टावर है यहां पे ना एक पोल है, यहां पे एक पोल है, ठीक है। ये टावर से कोई इंसान देख रहा है, ठीक है, या ऐसे ही टावर का एंगल अगर मैं देखूं, इस टावर से इस का एंगल, दो एंगल निकलेगा, एक तो टावर से ये वाला एंगल इसका टॉप का, एक टावर से ये वाला एंगल इसके बॉटम का। अच्छा, तो अब देखो ये लाइन मैंने क्यों खींचा, नहीं तो ये ट्रायंगल नहीं बना पाऊंगा ना, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है बताओ। जो छोटा मार्किंग हो रहा है वो छोटा एंगल है, जो बड़ा मार्किंग हो रहा है वो बड़ा एंगल है। ये वाला छोटा एंगल है और ये वाला कितना आर्क खींचा देखो ना, एंगल तो उसी से पता चलता है। तो ये है छोटा एंगल, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, हो गया। ये 20 है, इसको x मान लो, इसको 20 माइनस x मान लो, x और y मत मानो, दो वेरिएबल लेके फायदा है नहीं, ठीक है। थोड़ा नेमिंग कर देंगे, अभी नेमिंग करने पे सॉल्व करने में आसानी होगा। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, ठीक है। पहले ऊपर वाला ट्रायंगल देखेंगे, छोटा वाला CAE।
तो ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अच्छा निकालने क्या बोला भाई हम लोग को? हाइट ऑफ द पोल निकल जाएगा, हाँ ठीक है, एक्स निकल जाएगा तो निकल जाएगा ना माइनस करने पे। हाइट ऑफ द पोल तो यही है, डीई, ठीक है। अच्छा तो परपेंडिकुलर और बेस, बेस लेके तो फायदा है नहीं, ये एक्स आएगा, हाँ आ जाएगा, चलो हो जाएगा। व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर निकलेगा कैसे? फिर इस वाले में भी ये है, ये नहीं है, ठीक है, बट देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होगा? x बाई क्या होगा? बेस, बेस कुछ मान लेते हैं भाई, y मान लेते हैं, x बाई वाई, तो कुछ घंटा नहीं हुआ हम लोग का, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3x। चलो बड़े वाले ट्राइंगल में देखते हैं। बड़े वाले ट्राइंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? 20 डिवाइडेड बाई y, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 20 बाई y, ठीक है। तो ये इधर, ये इधर, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 20 बाई √3। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, तो y y कट जाएगा, है ना। बाद में आप y भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो नहीं पूछा इस क्वेश्चन में। तो दिस बाय दिस इक्वेशन डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड बाय लेफ्ट हैंड साइड, y बाई y क्या आएगा? 1, ठीक है। राइट हैंड साइड बाय राइट हैंड साइड, √3x डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई √3, तो ये √3 तो नीचे के भी नीचे है, ये पलटी मार के कहां जाएगा? ऊपर। और तो ये देखने में कैसा हो जाएगा? 3x बाई 20, और ये 20 इधर चला जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 20 बाई 3। x का वैल्यू ये नहीं होगा, 20 बाई 3 नहीं होगा आई गेस, क्योंकि हमको पोल चाहिए ना, पोल चाहिए, हाँ। तो x का वैल्यू 20 बाई 3 आ जाएगा। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x इक्वल टू 20 बाई 3, पोल चाहिए हमको, पोल का हाइट होगा ओवरऑल 20 माइनस 20 बाई 3, 20 इंटू 3 60 माइनस 20 40 बाई 3, ठीक है। अब अगर कोई आपको ये बोलता है कि द फुट ऑफ द पोल is at what distance from the foot of the tower, टावर के बॉटम से पोल का बॉटम कितना दूर है? y है, y का वैल्यू क्या आएगा? 20 इंटू √3 इंटू 20 बाई 3, ऐसा। तो √3 से काट के 20 बाई √3 लिख सकते हैं, या जैसे भी आपको मन करे। समझ में आया? चलो, तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का था। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।